अच्छा जी, तो आज हम लोगों ने बात शुरू करनी है अपने नए चैप्टर की, जिसका नाम है गैसेस एक्सचेंज। और हमने गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स के बारे में स्टडी करना है सिर्फ। तो गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, तो गैसेस एक्सचेंज क्या है बच्चों? अ प्रोसेस in which an organism exchange gases from its environment। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी इन्वायरमेंट से गैसेस को एक्सचेंज करता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम गैस एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? गैस एक्सचेंज का प्रोसेस बोलेंगे। अब देखें, गैस एक्सचेंज का प्रोसेस आपको दुनिया में दो फंडामेंटल प्रोसेसेस के लिए रिक्वायर्ड है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अभी मैं एनिमल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे सिलेबस के मुताबिक हमें सिर्फ ह्यूमन गैस एक्सचेंज को स्टडी करना है और बस। तो ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज गैसेस फॉर, तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, याद कर लें, वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। क्यों करते हैं गैसेस एक्सचेंज? दो मेन फंडामेंटल प्रोसेसेस के लिए, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोनों। पहला था सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब आप ज़रा याद करें, हमने पढ़ा था कि जब हम रेस्पायर करते हैं तो हम ग्लूकोज को बर्न आउट करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए। उसके लिए हमें ऑक्सीजन को इनहेल करना पड़ता है और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको हमें एक्सहेल करना पड़ता है, ऐसे ही। और एक दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए, स्पेशली अगर वो एरोबिक है, तो गैसेस एक्सचेंज जरूर करेगा। दूसरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए भी आपको याद है कि जो हमारे फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जैसे हमारे प्लांट्स हैं, जो एलजी है, तो आपने देखा वो क्या करते हैं, वो इन्वायरमेंट से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पर जो बन रही है उसको बाहर देते हैं, ऐसे ही है ना। तो दो मेन प्रोसेसेस हैं जिनके लिए हमें गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत है हमारी दुनिया में। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस जो होगा वो हमेशा अपनी इन्वायरमेंट के साथ होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। अब अगर वो कोई लैंड एनिमल है तो उसकी इन्वायरमेंट एयर होगी, और अगर कोई एक्वेटिक एनिमल है तो उसकी इन्वायरमेंट वाटर होगी। ठीक हो गया। अब जब हम बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज की, तो आप जानते हो गैसेस एक्सचेंज द पार्ट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये बच्चों किसका पार्ट है? ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पार्ट है। और आपको याद है जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ी थी बायो एनर्जेटिक वाले चैप्टर में, मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि वहाँ जो रेस्पिरेशन थी उसको हम कह रहे थे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमारी गैसेस एक्सचेंज। तो ये जनाब अली एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। ज़्यादा जो मशहूर नाम है पूरी दुनिया में इसका, वो ब्रीदिंग है। जो पूरी दुनिया में ज़्यादा मशहूर नाम है बेटा इसका, वो क्या है? ब्रीदिंग, सांस लेना। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेता है। आपको पता है मेजॉरिटी, ख़ास तौर पे हर वो ऑर्गेनिज्म जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर रहा है वो ब्रीदिंग कर रहा है। वो हो सकता है ब्रीदिंग वैसे ना कर रहा हो जैसे आप और मैं कर रहे हैं, किसी और तरीके से कर रहा हो। खैर बार, तो इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पार्ट है। और अगर हम बात करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन मैन की, अब हम ज़रा देख लेते हैं गैसेस एक्सचेंज मैन को। या रुक जाओ ना एक मिनट, पहले हम रेस्पिरेशन का एक ओवरव्यू बना लेते हैं। अब रेस्पिरेशन करने के लिए हमें दो तीन चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। पहले मुझे ये बताओ, तुम लोगों को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कोई पता है क्या होता है? नहीं पता? कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इस चीज़ को ज़रा समझना है, क्योंकि ये चीज़ समझ नहीं आएगी तो फिर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस समझ तो आ जाएगा, मना नहीं करेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब देखें कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों। इससे हमारी मुराद है अमाउंट, क्वांटिटी, मिकदार, ऐसा ही। ग्रेडियंट बोलते हैं डिफरेंस को।
अब मुझे बताओ, जो डिफ्यूजन होती है वो कौन से दो मीडिया के दरमियान में होती है? एक जगह कोई मटेरियल जहाँ ज़्यादा हो और दूसरी जगह जहाँ वो कम हो। देखो, ज़्यादा हो कम हो, डिफरेंस होगा ज़रूर। ऑस्मोसिस कहाँ होती है? एक जगह जहाँ पानी ज़्यादा हो और दूसरी जगह जहाँ पानी कम हो। एक्स ऑस्मोसिस होती है, एंड ऑस्मोसिस होती है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? जहाँ चीज़ कम हो वहाँ तो जाएगी जहाँ चीज़ ज़्यादा हो। तो अब आप एक बात ध्यान में रखो कि ये जो वैल्यूज़ का डिफरेंस है ना, इसको आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा तो चीज़ें इक्विलिब्रियम में होंगी, और अगर चीज़ें इक्विलिब्रियम में होंगी तो मूवमेंट नहीं होगी। मैं तो मिसाल देता हूँ, इधर देखो। मिसाल के तौर पे ये आपने एक बीकर ले लिया या कोई भी कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में आपने एक पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई, और इस पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के आपने यहाँ भर दिया सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन में 99% वाटर है, फ़र्ज़ कर रहे हैं, और 1% सॉल्यूट है ना, क्योंकि सोल्यूशन का फार्मूला तो यही होता है। अब मैं सॉल्यूट थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। अब आप जहन में रखेंगे कि इसमें 99% वाटर है। ध्यान से बात समझना। तो अब यहाँ पे आपके पास 99% वाटर है। यहाँ पे दूसरा सोल्यूशन है, उसमें फ़र्ज़ करते हैं कि जो वाटर है वो 95% है, तो सॉल्यूट ऑब्वियसली 5% होगा। ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल लगाओ, बताओ पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? हायर से लोअर में। तो कहाँ जाना चाहिए? 99 से 95 की तरफ। तो देखो, जब ये पानी इसको देगा तो ये वाटर लूज़ कर रहा है ना। जब ये वाटर लूज़ करेगा तो यहाँ पानी कितना हो गया? 96%। यहाँ कितना रह गया? 98%। ध्यान से बात समझना। अभी क्या होगा? पानी अभी भी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 97%। और यहाँ भी कितना हो गया? 97%। अब बताओ, मूवमेंट होगी? तो जहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ख़त्म हुआ वहाँ इक्विलिब्रियम आ गया, और इक्विलिब्रियम पे मूवमेंट नहीं होती। होती भी है तो नेट मूवमेंट होती है, यानी जितना पानी यहाँ से निकल के वहाँ जाएगा उतना ही वहाँ से निकल के यहाँ जाएगा। रेशो बराबर रहेगा, रेशो बराबर रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि मूवमेंट के लिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की या किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि हमारे लंग्स के अंदर जो हमारे एल्वुलाई हैं, ये मैंने एक एल्वुलस बना लिया आपका, ध्यान से बात समझना, और ये जनाब अली मैंने इसकी ओपनिंग बना ली। ठीक हो गया? ये एयर अंदर तशरीफ लाई। अब आपको पता है एयर के अंदर ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ना होने के बराबर है, 0.03% है। और इसके बाहर वो जो ब्लड वेसल हार्ट से आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तुम्हें पता है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है? ध्यान से बात समझना। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होती है 16% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 4%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 4%। अब देखो, वैल्यू का फ़र्क है नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी। वैल्यू का डिफरेंस है तो जाएगी, अगर डिफरेंस नहीं होता तो कभी भी नहीं जाती। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम है, यहाँ से यहाँ चली जाएगी। वैल्यू में डिफरेंस है तो जाएगी, अगर नहीं होता तो कभी भी नहीं जाती। तो पहली चीज़ किसी भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए जो ज़रूरी होती है बच्चों, को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतनी मूवमेंट ज़्यादा होगी, जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होगा उतनी मूवमेंट कम होगी। मिसाल के तौर पे इसी एग्जाम्पल में देखो, इसी एग्जाम्पल में अगर ये फ़र्क अभी यहाँ कितना है 99, ये कितना 95, 4% का फ़र्क है ना। फ़र्ज़ करो अगर यही 4% का नहीं होता, यहाँ पे फ़र्ज़ करो अगर ये होता 92%, 7% का होता, तो यहाँ पर कितना होता ये 93, यहाँ पे कितना होता 94, फिर कितना होता 95, ज़्यादा मूवमेंट होती। तो जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा मूवमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में अभी किसी को मसला है तो बताओ मुझे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में अभी किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं मुझे, कोई मसला नहीं। ऑलराइट, अब दो चीज़ें हमें यहाँ पे बहुत ज़रूरी समझनी है जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए, गैसिएशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और वो लाजमी है। पहली चीज़, रेस्पिरेटरी मीडियम। पहली चीज़, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो क्या है बच्चों?
वो है रेस्पिरेटरी मीडियम। रेस्पिरेटरी मीडियम वो मीडिया जहां से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन ले। तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर एन ऑर्गेनिज्म। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ऑक्सीजन क्यों कह रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, हम फोटोसिंथेसिस की बात इस बार नहीं कर रहे। अब हमारी दुनिया में रेस्पिरेटरी मीडिया देखो दो हैं, तो 2 रेस्पिरेटरी मीडिया। तो आपकी और मेरी दुनिया में रेस्पिरेटरी मीडिया कितने हैं? तो वी हैव 2 रेस्पिरेटरी मीडिया। और वो 2 रेस्पिरेटरी मीडिया कौन से हैं हमारे, बताओ शाबाश। हमारी दुनिया में एक तो है जनाब अली आपकी एयर, और दूसरा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, वाटर है। ठीक, तो आप और मैं ज़मीन पे रहते हैं तो हमारे लिए एयर है, और जो मछलियाँ पानी में रहती हैं उनके लिए वाटर है। अब ध्यान से समझना, एयर के पास जो ऑक्सीजन होती है, अभी हमने बात की, वो कितनी होती है, 21%। एयर किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है। तो इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो बहुत ही लो होंगी नहीं समझो, इसलिए तो गैस बन गई है वो। और यहाँ से इजी टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकालना आसान है। क्यों आसान है? एक तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, आराम से निकल आएगी। इसके बरक्स वाटर को मैं देखता हूँ, तो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो है 5%, और वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं हाई। आपको पता है ना, वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं, इसलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन। ध्यान से बात समझनी। तुम्हारे ख्याल में ज़्यादा बेटर कौन सा मीडियम हुआ, एयर या वाटर? एयर ज़्यादा क्यों बेटर हुआ? बस, तो एयर इज़ बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। एयर इज़ बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया कि एयर वाटर के मुकाबले में एक ज़्यादा अच्छा रेस्पिरेटरी मीडियम होगा। ठीक हो गया? बिठा दूँ उसको? ओके, दूसरी चीज़, अच्छा रेस्पिरेटरी मीडियम के बाद दूसरी चीज़ जो हमें रेस्पिरेशन में ध्यान में रखनी है वो है रेस्पिरेटरी सरफेस। तो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है बच्चों? इट्स अ सरफेस across which gases exchange takes place। वो सरफेस जिसके अक्रॉस गैसेज एक्सचेंज हो उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सरफेस। मिसाल के तौर पे हमारे लंग्स, अभी हमने बात की कि यार ये हमारा एल्वुलस है, अभी हमने बात की कि यार ये एल्वुलस है, तो देखो एल्वुलस के अक्रॉस गैसेज एक्सचेंज हो रही है, तो ये हमारा एल्वुलस, हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस। इस तरीके से और लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, मिसाल तौर पर फिशेज अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं, तो उनकी रेस्पिरेटरी सरफेस उनके गिल्स होंगे। इस तरीके से फ्रॉग अपनी स्किन से सांस लेता है, तो उसकी रेस्पिरेटरी सरफेस उसकी स्किन होगी। तो वो सरफेस जिसके थ्रू आप गैसेज एक्सचेंज करते हो वो क्या कहलाती है बेटा? आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस। फॉर एग्जाम्पल एल्वुलस इन ह्यूमन, ठीक है, या मैं लिख देता हूँ गिल्स इन फिश एक्सेट्रा। ठीक हो गया? अच्छा, इफेक्टिव गैसेज एक्सचेंज के लिए, अच्छी गैसेज एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर कुछ खूबियाँ होनी चाहिए।
जिनको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। अब देखो रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर कुछ खूबियाँ होनी चाहिए। अगर आप अच्छी गैसेशन करवाना चाहते हैं तो रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। तो शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। किस लिए फॉलोइंग प्रॉपर्टीज? किस लिए? फॉर बेटर गैसीय एक्सचेंज। देखो गैसीय एक्सचेंज हो जाएगी। अगर आप गैसीय एक्सचेंज को इफेक्टिवली करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, तो फिर एक्सचेंज प्रोसेस। तो अगर आप इसको इफेक्टिवली करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, बेहतर तरीके से करना चाहते हो, तो फिर आपको इसमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर पहली प्रॉपर्टी, किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेस को बड़ा होना चाहिए। इट शुड बी लार्ज। इसको बहुत बड़ा होना चाहिए। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी गैसेशन ज़्यादा होगी। जैसे इंटेस्टाइन में हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करने के लिए इंटेस्टाइन ने 3 टाइम्स फोल्ड किया अपने आप को। पहले एपिलिका सर्कुलेटस बनाए, उसके बाद विलाय बनाए, फिर विलाय पे माइक्रो विलाय बनाया, है ना। तो इंटेस्टाइन ने अपने आप को फोल्ड किया। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस को भी बड़ा होना पड़ेगा अगर अच्छी गैसेशन करनी है। तुम्हें पता है ये जो तुम्हारे लंग्स हैं, ये तुम्हारे जो सीने के अंदर बंद हुए हैं 2 फुट के सीने में, अगर मैं तुम्हारे लंग्स को अनफोल्ड करना शुरू करूं तो तुम्हारे जो लंग्स हैं दे विल कवर अप द एरिया ऑफ अ टेनिस कोर्ट। टेनिस देखिए कभी, जहाँ टेनिस खेलते हैं वो जगह देखिए, उस जगह को क्या बोलते हैं? टेनिस कोर्ट। तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपके लंग्स इतने ज़्यादा फोल्डेड हैं कि अगर मैं लंग्स को अनफोल्ड करना शुरू करूं और उसको फैलाना शुरू करूं तो टेनिस कोर्ट जितना एरिया घेर लेंगे हमारे लंग्स। इतनी बड़ी रेस्पिरेटरी सरफेस है तुम्हारी और मेरी, ऐसा होता। तो पहली बात कि इसको बड़ा होना चाहिए, ठीक हो गया। दूसरी बात, इट शुड बी परमिएबल। इसको परमिएबल भी होना चाहिए भाई। अलाउ तो करे ना कि अगर ऑक्सीजन आ रही है तो उसको आने तो दे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है तो उसको जाने तो दे। तो उसको परमिएबल होना चाहिए। किसके लिए? फॉर गैसेस, गैसेस के लिए। तीसरी चीज, इसको पतला होना चाहिए। इट शुड बी थिन। क्यों थिन क्यों होना चाहिए बताओ मुझे? क्योंकि थिकनेस ऑफ ना डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी थिकनेस ऑफ दी, वो क्या कहना चाहिए, मेम्ब्रेन जिसके अक्रॉस डिफ्यूजन हो रही है। अगर थिकनेस ज़्यादा होगी डिफ्यूजन कम होगी, थिकनेस कम होगी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है हमें रखनी। तो इसको थिन होना चाहिए। चौथी चीज़, इट शुड बी मॉइस्ट। उसको गीला होना चाहिए। तुम में से कितने लोगों ने लंग्स को हाथ में लिया है कभी आज तक? अरे जालिमो, कभी लंग्स हाथ में नहीं लिए तुम लोगों ने? लड़कों तुमने लिए किसी ने? इसने एक ने लिए, दो सारे ला रहे। कैसी फीलिंग आती है लंग्स को हाथ में लेते ही? वो कह रही गंदी फीलिंग आती है। हाँ, और स्टिकी के अलावा लंग्स कैसे ड्राई फील होते हैं, वेट फील होते हैं, मॉइस्ट फील होते हैं? कैसे फील होते हैं? बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने फोम को पानी में भिगो के उसको पकड़ लिया, ऐसी फीलिंग आती है ना। अभी 20 दिन में बकराई जा रही है। कसाई अंकल को बोलना लाए बकरे के मुझे फेफड़े निकाल के दें और बाद में फूक मारना है। ये तो मैं जो बच्चे इधर कोचिंग पढ़ते हैं उनको एक्सपेरिमेंट कराता हूँ। अब तो वीडियो तो बना के डाल दी है मैंने उसमें, तो फिर और वो लड़कियाँ भी फूक मार रही होती हैं उसमें, क्योंकि लड़कियों की मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, बॉयज़ के बना लेता हूँ। तो वो लड़कियाँ भी भाई उसमें फूके मार के चेक करती कि लंग्स फूल रहा है नहीं फूल रहा है, और उसको दबा के भी चेक करो ताकि उसकी फील पता लगे उसको। खैर, मॉइस्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि मॉइस्ट सरफेसेस से गैसेस अच्छी ट्रांसपोर्ट होती। इट शुड बी वेस्क्यूलर। इसके पास बहुत सारी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ब्लड सप्लाई? वो जो गैसें एक्सचेंज हो रही है उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है ना, तो ब्लड वहाँ मौजूद होना चाहिए कि फ़ौरन ऑक्सीजन ले ले,
फ़ौरन बॉडी के पास ले जाए, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, फ़ौरन एयर को दे दे, इस तरीके। और एक चीज़ मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में होना चाहिए, तो शुड हैव अ लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसमें एक बड़ा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक अच्छी रेस्पिरेटरी सरफेस की होती हैं। हमारे लंग्स में ये सारी खूबियाँ मौजूद हैं, इसलिए हमारे लंग्स बहुत ज़बरदस्त रेस्पिरेटरी सरफेस है। तो ये अब हमने इसका इंट्रोडक्शन बना लिया। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पूरी किताब ले घूमने बैग क्यों वजन उठा रहा है, इस पर स्पाइनल प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। पार्टीशन कर लो किताबों के। चलो चलो चलो, तुम्हारी मर्जी है भाई, जो दिल जाए वो करो। उसको मिटाऊँ? अभी बताता हूँ, इसको मिटाऊँ? गैसेशन इन मैन, बेटा गैसेशन इन मैन, इंसानों में गैसेशन का तरीका है ना। अब सवाल हुआ जी ब्रीदिंग और वेंटिलेशन क्या चीज़ होती है? ब्रीदिंग और वेंटिलेशन एक ही बात है। आप जो एयर अपने लंग्स के अंदर लेके जा रहे हैं और एयर को अपने लंग्स से बाहर निकाल रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को आप वेंटिलेशन बोलते हैं, और इसी को आप ब्रीदिंग में बोलते हैं ना। जैसे आप कहते हैं यार कमरे में वेंटिलेशन नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है? एयर क्रॉस नहीं हो रही। तो एयर क्रॉस होने का मतलब क्या है कि हवा आ भी रही हो और जा भी रही, समझ गए बात को? तो ब्रीदिंग और वेंटिलेशन से एक ही बात होती है। अब जब हम गैसेशन इन ह्यूमन बींग्स को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वी ह्यूमंस आर लंग ब्रीदर्स। आपने बात ध्यान में रखनी है कि हम जो इंसान हैं हम लोग लंग ब्रीदर्स हैं, हम लोग अपने फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लंग्स के ज़रिए ब्रीथ करता है, इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज़ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो पहली तो आपने बात समझ ली कि हमारी जो रेस्पिरेशन है बच्चों, ये कौन सी रेस्पिरेशन है? इट्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी ब्रीदिंग भी बोलते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग इसको पल्मोनरी ब्रीदिंग भी बोलते हैं। आप जो भी बोलें आपकी मर्जी, ठीक है। तो वी आर लंग ब्रीदर्स, पहली बात तो ये समझ लिया आप लोग। दूसरी बात, हमारी जो वेंटिलेशन है याद कर लीजिए, इट्स इनकम्प्लीट वेंटिलेशन। तो ह्यूमंस हैव इनकम्प्लीट वेंटिलेशन। हमारी जो वेंटिलेशन है बच्चों याद कर लो, ये इनकम्प्लीट वेंटिलेशन है, कंप्लीट वेंटिलेशन नहीं है, इनकम्प्लीट वेंटिलेशन। क्या मतलब हुआ वो थोड़ी देर में हम इसको समझ लेंगे। आप देखेंगे हमारे लंग्स में फ्रेश और ओल्ड एयर मिक्स हो जाती है यहाँ पर, वो हम देखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ उधर, मिक्सिंग ऑफ फ्रेश एयर विद ओल्ड एयर। तो हमारी बॉडी में फ्रेश एयर और ओल्ड एयर आपस में मिक्सअप हो जाती है। हमारी जो बात ब्रीदिंग है याद कर लो, वी हैव नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, तो इट्स ए नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अभी आप सब याद कर लीजिए, हम इंसानों की जो ब्रीदिंग होती है वो कैसी होती है बच्चों? वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है, ठीक। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंसानों की ब्रीदिंग में दो एस्पेक्ट्स ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो टू एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो एस्पेक्ट जो हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दो एस्पेक्ट, एक उसका पाथवे, दूसरा उसका मैकेनिज्म। और यही दो चीज़ें हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। अगर आप PMDC का सिलेबस देखें
तो वो कहता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पाथवे को डिस्कस करो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैकेनिज्म को डिस्कस करो, और साथ में वो कहता है थोड़ी सर्फेक्टेंट की बात कर लो कि वो क्या होता है। तो हम पहले पाथवे डिस्कस करेंगे, फिर इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, उसके बाद जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे होंगे ना, बल्कि पाथवे में ही हम सर्फेक्टेंट को साथ में देख लेंगे वो क्या होता है। एक और बात, उसके बाद हम देखेंगे कुछ इसमें चीज़ें ऐसी हैं 2-4 जिनको हम ऐसे ही थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेंगे, है ना, ताकि वो हमारा एक ओवरव्यू कंप्लीट हो जाए। जैसे हम अक्सर चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, जो सिलेबस की टॉपिक है वो तो पढ़ते हैं, मगर साथ में कुछ एडिशनल चीज़ें पढ़ लेते हैं, ताकि अगर कोई सिलेबस से हट के कोई सवाल हो तो वो हमारा काबू हो जाए। तो 2 एस्पेक्ट बच्चों उसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है इसका, शाबाश बताइए। एक है इसका पाथवे, वो अभी हम देखेंगे और शुरू करेंगे उसको। और दूसरी क्या चीज़ है, शाबाश बताइए। दूसरा इसका मैकेनिज्म। और दोनों बहुत ही आसान है, दोनों बहुत ही आसान है। तो अब हम शुरुआत करते हैं इसके पाथवे से, मगर उसके लिए अपन को इसको मिटाना पड़ेगा। देख लें, मिटाऊं उसको, इसको मिटा दूं। पाथवे ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों अभी समझ में आ गई बात। अभी उसको आज अनजिप करना, अनजिप करके देखना, अगर खुल जाए तो बस ठीक है, अगर फिर भी ना खुले तो कल USB लिहाना मुझसे ले लो, सही है। चले, अच्छा जी, पहले एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, पाथवे ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंसानों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, याद कर लो, इट बिगिंस विद नोज। अल्लाह मियाँ ने तुम्हें और मुझे सांस लेने के लिए नाक दी है, मुंह नहीं दिया है। अल्लाह मियाँ ने तुम्हें और मुझे सांस लेने के लिए नाक दी है, मुंह नहीं दिया। इसलिए तुम्हें पता है, हम मुंह से सांस लेना बाद में सीखते हैं। एक बच्चा है, वो आज पैदा हुआ, और अगर खुदा ना खास्ता उसकी आज ही नाक बंद हो गई तो उसको तो बेचारे को मुंह से सांस लेना आता ही नहीं। तुम्हें पता है, सफोकेशन तो उसकी डेथ भी हो सकती है अगर छोटे बच्चे की नाक बंद हो जाए तो, 1 दिन के 2 दिन के बच्चे की, क्योंकि बाद में वो मुंह से सांस लेना सीखेगा आहिस्ता आहिस्ता। बात समझ रहे, ऐसे। तो नोज, अब देखो इधर देखो, अब जब तुम अपनी प्यारी प्यारी नाक को देखते हो, ये रही तुम्हारी नाक, थोड़ी नुकीली ज़्यादा हो गई, और ये रही तुम्हारी ओरल कैविटी जहाँ से तुम खाना नोश फरमा रहे हो। हैं, ये तो उसकी गुरु की नाक लग रही है, वो जो मिनियंस का गुरु है। अच्छा, इधर देखें, चले मैं इसको थोड़ा सा वैसे कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा, अब तो वाकई गुरु की नाक बन गई। चलो, मच बेटर। अच्छा, इधर देखें, ये जो नाक है, याद कर लें बेटा। अच्छा, अब जरा देख लो, ये जो नोज है ना, याद कर लें, नोज। अच्छा अच्छा, बस 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 बस। नोज इज एन ऑल्फैक्टरी कैप्सूल। ये कैप्सूल है, क्या मतलब हुआ बेटिए, आपको पता है कैप्सूल जो होते हैं वो अंदर से खाली होते हैं, उनके अंदर एक ड्रग को पाउडर भरा होता है, वो आप खा लेते हैं, मतलब ये ऑल्फैक्टरी कैप्सूल है। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि ये 2 काम करेगी, ये अंदर से खाली है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जनाब अली आपका नाक के अंदर यू हैव अ कैविटी विच इज नोन एज नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, नेजल कैविटी। तो अब देखो, नाक जो है उसके बाहर क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। अब याद कर लो बच्चों कि ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, इस एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर जाएगी आपकी नोज़ के अंदर, तो ये एयर आपकी नोज़ में चली गई, ठीक हो गया। ये आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। अब आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है कि ये जो आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, ये एयर को ओपन कर रहा है एक कैविटी में, जिसको हम कहते हैं नेज़ल कैविटी। अब ये आपका नेज़ल कैविटी है, ये क्या है आपका, ये आपकी नेज़ल कैविटी है। अब ज़रा ध्यान से बात समझनी। अब ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, आपको पता है ना, नोज़ को आप अल्लाह ताला ने बीच में एक सेप्टम लगा रखा है, ये रहा, इसको कहते हैं नेज़ल सेप्टम। इससे इसको राइट और लेफ्ट नोज़ में डिवाइड किया हुआ है ना, तो हमारी नाक 2 हिस्सों में डिवाइडेड। अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर एंटर हुई, तो ये हो गई एंट्री ऑफ एयर के लिए। किसके लिए, एंट्री ऑफ एयर के लिए। अब ज़रा बात ध्यान से समझना, जब एयर एंटर हो गई नाक में, तो नाक के अंदर क्या है हमारे पास, हमारी नेज़ल कैविटी है। और याद कर लो, नेज़ल कैविटी में 2 चीज़ें हैं जो आप जानते हैं। एक तो नेज़ल कैविटी में है हेयर, बाल।
आपको पता है आपकी नाक में, नोज़ में बाल होते हैं ना, सबके होते हैं। और दूसरा आपको पता है यहाँ पर एक स्टिकी मटेरियल है जिसको बोलते हैं म्यूकस। बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनकी नाक में सोना है, इसलिए हर वक्त वो नाक में उंगली डाल के ढूंढते रहते हैं कहाँ है भाई। तो एक हेयर और एक म्यूकस। अब देखो मेरी बात सुनो, अब हेयर और म्यूकस दोनों क्या काम करेंगे? दोनों एक ही काम करेंगे। आप जो एयर इनहेल कर रहे हो, उस एयर में से जितनी डस्ट, जितने बैक्टीरिया ये पकड़ सकेंगे ये पकड़ लेंगे, मेजॉरिटी डस्ट, थोड़े बहुत बैक्टीरिया। तो ये कैप्चर करते हैं किसको? ये कैप्चर करते हैं डस्ट प्लस बैक्टीरिया को। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नाक से सांस लेते हो तो आपकी एयर फिल्टर होकर आपकी बॉडी में एंटर होती है, और अगर किसी की नाक बंद है और वो मुंह से सांस ले रहा है तो वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस उसका गया। अब जब आप देखते हैं, अच्छा इसके अलावा तुम्हें पता है क्या होता है? इसके अलावा ये जो तुम्हारी नेजल कैविटी की रूफ है ना, इस रूफ के ऊपर वो सेल्स हैं जो तुम्हें स्मेल करवाते हैं, ऑल्फैक्टरी सेल, वो नेजल कैविटी की रूफ में होते हैं। बॉल उसका चूंकि इससे ताल्लुक नहीं है, तुम बात नहीं करते। उसके बाद तुम देख रहे हो ये जो नेजल कैविटी है ये पीछे फेरिंग्स के अंदर ओपन हो रही है एक और ओपनिंग के थ्रू, जिसको हमको याद है हमने बात की थी कि यूव्यूला उसको बंद कर देता है ना। इसको कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनल नॉस्ट्रिल। और ये इंटरनल नॉस्ट्रिल क्या करेगा? एयर को पहुंचा देगा कहाँ पर? एयर को पहुंचा देगा इंटरनल नॉस्ट्रिल। बच्चों याद कर लें, ये एयर को पहुंचा देगा कहाँ पर? तो ये एंटर करेगा एयर को, एंटर एयर इन फेरिंग्स। ये एयर को कहाँ एंटर कर देगा? फेरिंग्स में। अब जरा याद करो वो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला डायग्राम याद आ रहा है? अब देखो ये पीछे हमारी आ गई फेरिंग्स। क्या आ गई? और तुम्हें याद है फेरिंग्स वॉज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर बोथ। याद आ रहा है? तो अब ये फेरिंग्स में पहुंच गई एयर। तो फेरिंग्स क्या करेगी बताओ मुझे? दूसरा पार्ट आ गया, दूसरा पार्ट आ गया। कौन सा? फेरिंग्स। ध्यान से समझते जाओ, दूसरा पार्ट आ गया फेरिंग्स। तो ये क्या है? इट्स अ कॉमन ट्यूब फॉर एयर एंड फूड बोथ। और ये हमने न्यूट्रिशन में ही पढ़ा था, आपको याद है? अब आपको याद है जब हम न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था तो हमने देखा था फेरिंग्स आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी। ये पार्ट इसका थोड़ा सा आगे चला गया था और ये पार्ट पीछे वाला कोलैप्स था, याद है? अब ये जो इसका कोलैप्स पार्ट था जो सिर्फ पेरिस्टाल्सिस से वो खुलता था, ये था आपका इसोफेगस। क्या था आपका? इसोफेगस। और ये जो आपका पार्ट है ना, ये जो ग्लॉटिस थी, याद आ रहा है? और क्या थी? एपिग्लॉटिस थी। ये भी आपको याद आ रहा होगा। ये आपका बेटा लैरिंग्स है। क्या है आपका? लैरिंग्स। और लैरिंग्स किसका पार्ट है बच्चों? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो अब लैरिंग्स की हम बात करते हैं, मगर उधर उसको मिटाऊं? इसको मिटा दूं? नंबर 3, अब देखें हम पहुंच गए अपने थर्ड पार्ट में, विच इज आर लैरिंग्स। अच्छा अब याद कर लो, अब देखें अब मैं लैरिंग्स को बना रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने बना लिया आपका लैरिंग्स, और ये जो लैरिंग्स है ये इसकी ओपनिंग है, इसका हमने नाम क्या रखा था? ग्लॉटिस। तो बच्चों ये ग्लॉटिस है इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप याद रखो कि ये लैरिंग्स है। अब याद कर लो, अगर मैं लैरिंग्स का ट्रांसफर सेक्शन देखूँ, यानी मैंने लैरिंग्स को ऐसे काटा और मैं ऐसे करके इसका ट्रांसफ़र सेक्शन देख रहा हूँ, तो मुझे लैरिंग्स का ट्रांसफ़र सेक्शन देख लो ऐसे नज़र आएगा इस तरीके से। तो दिस इज़ द TS ऑफ लैरिंग्स। ये लैरिंग्स का ट्रांसफ़र सेक्शन है, ध्यान से समझना बात को। तो जब मैं लैरिंग्स का ट्रांसफ़र सेक्शन देखूंगा तो मुझे इसमें बीच में दो फोल्ड नज़र आएंगे इस तरीके से, और ये फोल्ड ना तारों की तरह होंगे, कॉर्ड्स की तरह होंगे इस तरह। और ये फोल्ड जो तारों की तरह हैं, कॉर्ड की तरह हैं, ये वाले, इसको हम कहते हैं बेटा वोकल कॉर्ड्स। क्या बोलते हैं बच्चों उनको? वोकल कॉर्ड्स। अच्छा ये बात तुमने ध्यान में रखनी है कि ये वोकल कॉर्ड्स है ना, इनके बीच में ये जो रास्ता है, बीच वाला रास्ता, इसका बड़ा मज़े का नाम है, बताता हूँ तुम्हें। इसके साइड वाला जो पार्ट होगा ना, याद कर लो, ये पार्ट बंद होता है। साइड वाला पार्ट क्या होता है? बंद होता है। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, मैं अभी आपको उसका नाम भी बताता हूँ।
तो ये इसका साइड वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा बच्चों, ये बंद होगा, यहाँ ओपनिंग नहीं होगी, ये इलाका बंद होगा पूरा। तो अब ये वाले जो मेम्ब्रेन है ना, इनको कहते हैं बेटा वोकल फोल्ड। क्या बोलते हैं? वोकल फोल्ड, जो साइड्स को बंद रखता है। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये जो कॉर्ड लाइक पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड। अब देखो, हवा के गुजरने का एक छोटा सा रास्ता रह गया है बीच में, है ना, और वो रास्ता कौन सा रास्ता है? ये वाला रास्ता है, और इसका बड़ा मज़े का नाम है। इस रास्ते को पता है क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं रीमा। यही इसका नाम है। मगर ये रीमा कहाँ पर है? ये पाकिस्तान की फिल्म में नहीं है, ये रीमा है ग्लोटिस में, इसलिए इसका पूरा नाम होता है रीमा ग्लोटेडिस। ये इसका पूरा नाम होता है। हाँ रीमा, अब ये याद, इनको तो याद रहेगा, रीमा ग्लोटेडिस। अब क्या होगा? अब जब एयर फेरिंग्स से जाएगी लेरिंग्स में, तो उसके बाद गुजरने के लिए बहुत छोटा सा रास्ता है, और वो रास्ता कौन सा है? वो है रीमा। तो जब वो वहाँ से गुजरेगा तो क्या करेगा? प्रेशर से गुजरेगा ना, रास्ता छोटा हो गया। आपको पता है जहाँ वॉल्यूम कम होता है वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो जब वो एयर प्रेशर से गुजरेगी तो वो क्या करेगी? वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करेगी। जैसे आप किसी चीज़ से गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हो, बिल्कुल वैसे। तो जैसे ही वो उसको वाइब्रेट करेंगी तो क्या होगा? साउंड जनरेट होगा, और वो साउंड फिर आप टंग और लिप की मूवमेंट से शेप अप करोगे, और वो आपके वर्ड बन जाएंगे। तो लैरिंक्स चूँकि क्या करती है? लैरिंक्स चूँकि साउंड जनरेट करती है, इसीलिए इसको साउंड बॉक्स या इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक, तो ये क्या करती है? इसके पास होती है वोकल कॉर्ड्स, तो इट कंटेन वोकल कॉर्ड्स, इट कंटेन वोकल कॉर्ड्स एंड प्रोड्यूस साउंड। और ये क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों? ये साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक हो गया? अब देखो, अब आगे चल के लैरिंग्स मैं थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ, हालांकि लैरिंग्स इतनी बड़ी होती नहीं है, ध्यान में रखना। ये चीज़ सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। उसके बाद लैरिंग्स आगे जाके इस तरीके से स्ट्रेट हो जाएगी, और जैसे ही लैरिंग्स ऐसे स्ट्रेट होगी, हम इसको बोलेंगे ट्रेकिया। ये क्या है? ट्रेकिया, विंड पाइप, सांस की नाली। तो नंबर 4 क्या है हमारा? हमारा ट्रेकिया है, जिसको आप विंड पाइप भी बोलते हो। और वो कसाई अंकल जब बकराई पे तुम्हें बकरे के लंग्स निकाल के देंगे, तो उसके साथ वो जो ट्यूब लगी हुई होती है वो ट्रेकिया ही होती है। तो ट्रेकिया जो है बेटा याद कर लो, इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ लैरिंग्स, इट इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ लैरिंग्स। अब तुमने बात को ध्यान में रखना है कि इसकी वॉल 2 चीज़ों से बनी होती है, कार्टिलेजेस से और मेम्ब्रेन से। तो इट इज़ मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन्स। वैसी मेम्ब्रेन नहीं जैसे तुमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ी थी। ये कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन होती है, जैसे मसल के ऊपर होती है एपीमाइसियम, बोन के ऊपर होती है पेरिओस्टियम, है ना, उस तरह की लेयर होती है मेम्ब्रेन एंड कार्टिलेजेस। इसलिए जब तुम इसको देखोगे ना, तो देखो अब मैं ट्रेकिया को यहाँ बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे जब तुम ट्रेकिया को देखोगे तो तुम्हें ट्रेकिया में क्या नज़र आएगा? एक तो तुम्हें नज़र आएगा ये तकरीबन 8 से 10 जो है सेंटीमीटर्स की लेंथ होगी, और तुम देखोगे इसके ऊपर तुम्हें बहुत सारी इस तरीके से इसमें बार्स दिखाई दे रही होंगी। तुम्हें बहुत सारी इसमें क्या नज़र आ रही होंगी? इस तरीके से बार्स नज़र आ रही होंगी। ये वाइट कलर की बार्स होती हैं, वो आप देखेंगे ना, आपको देखते पहचान जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपको इसमें वाइट कलर की बार्स जो है वो नज़र आ रही होंगी। और ये जो बार्स होती हैं, याद कर लो, ये इसके कार्टिलेजेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों इसके? ये इसके कार्टिलेजेस होते हैं। ये बार्स क्या होती हैं इसकी? ये इसकी कार्टिलेजेस होती हैं। तो अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इसका एक ट्रांसफर सेक्शन बनाऊँ एट द लेवल ऑफ दिस कार्टिलेज, और इसके ट्रांसफर सेक्शन को बड़ा करूँ, तो देखो ये ऐसे नज़र आएगा मुझे, ऐसे। कैसे? ऐसे। तो ये मैंने बना रहा हूँ आपके सामने TS ऑफ ट्रेकिया। ठीक है? तो सबसे पहली और सबसे प्रोमिनेंट चीज़ मुझे क्या नज़र आई? मुझे इसके अंदर एक C अल्फ़ाबेट जो होता है ना अंग्रेज़ी का C, उस तरह की एक कार्टिलेज नज़र आएगी इस तरीके से। ये जो हमें कार्टिलेज यहाँ नज़र आ रही है, इसलिए इसको कहते ही क्या है? इसका नाम ही क्या है? इसका नाम ही C शेप कार्टिलेज है। क्या नाम है बच्चों उसका? C शेप कार्टिलेज।
तो पहली चीज़ मुझे क्या नज़र आई? सी शेप्ड कार्टिलेज। अब तुम लोग ये बात याद कर लो कि सी शेप कार्टिलेज क्या करती है? ट्रैकिया को बंद नहीं होने देती, उसको कोलैप्स नहीं होने देती। जैसे ईसोफेगस बंद हुई भी है, कोलैप्स हुई भी, क्योंकि ट्रैकिया अगर बंद हो गई तो सांस बंद हो जाएगी, और सांस बंद हो गई तो लोग बोलेंगे बड़ा अच्छा नेक शरीफ आदमी था, पता नहीं क्या हुआ अचानक सांस बंद हुई, अल्लाह को प्यारा हो। तो इसमें क्या होगी बेटा? सी शेप्ड कार्टिलेज। और सी शेप कार्टिलेज क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया के कोलैप्स को प्रिवेंट करेगी, बंद नहीं होने देगी उसको। दूसरी चीज़, इसके अंदर तुम्हें नज़र आएंगे बेटा सीलिएटेड सेल्स। क्या नज़र आएंगे? सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या नज़र आएगी बच्चों, बोलो? और ये सीलिएटेड एपिथेलियम तुम्हें सिर्फ यहाँ नज़र नहीं आती है, तुम्हें पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नज़र आती है। तो दूसरी चीज़ क्या होगी इधर? सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। और सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करेगी? म्यूकस को मूव करवाएगी माउथ की तरफ। बताता हूँ, भी रुक जाओ। म्यूकस मूवमेंट टूवर्ड्स माउथ। और तीसरी जो तुम्हें चीज़ नज़र आएगी इधर, वो इधर नज़र आएगा बच्चों म्यूकस। क्या नज़र आएगा? म्यूकस नज़र आएगा। और म्यूकस यहाँ भी क्या कर रहा होगा बताओ? डस्ट को और बैक्टीरिया को पकड़ रहा होगा। तो म्यूकस क्या करेगा? कैच करेगा, कैप्चर करेगा डस्ट और बैक्टीरिया को। तो कैप्चर डस्ट प्लस बैक्टीरिया। देखो मेरी बात सुनो, जब ये म्यूकस डस्ट और बैक्टीरिया को पकड़ लेगा तो फिर क्या होगा? क्या उसको लेके बैठा रहेगा उधर ही? फिर क्या होगा? सीलिएटेड एपिथेलियम होगी ना, और वो सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करेगी बताओ? वो सीलिएटेड एपिथेलियम बीट करेगी, और बीट करके इसको ऊपर की तरफ भेजेगी, माउथ की तरफ। और जब ये माउथ की तरफ पहुंचेगा नज़दीक, तो आप इस तरह से करेंगे और इसको निकाल के बाहर स्पिट कर देंगे, जिसको अपन कहते हैं बलगम, स्प्यूटम। तो बेसिकली वो जो स्प्यूटम होता है वो वही म्यूकस होता है जिसके अंदर डस्ट और बैक्टीरिया ट्रैप हुए होते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों को तो ये करना नहीं आता, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? उसको निगलते रहते हैं। तो जब वो निकलेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? उनके स्टमक में। और जब वो स्टमक में पहुँचेगा तो स्टमक में कौन बैठा हुआ है? HCl काम उतार देगा उसको। समझ गए? तो ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई आपकी सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या हो गई बच्चों? सीलिएटेड एपिथेलियम। देखो मेरी बात सुनो, अभी तक तुम लंग्स में एंटर नहीं हुए, अभी तक तुम लंग्स में एंटर नहीं हुए। अब तुम्हें जाना है लंग्स में, मगर उससे पहले तुम्हें ट्रैकिया को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। और जब ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड होगी तो बना लेगी ब्रोंकाई। क्या बनाएगी? तो 5 ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइड टू फॉर्म, बोलो भाई, ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया डिवाइड हो क्या बनाएगा? ब्रोंकाई। अब तुम अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो तो ये तुम्हारा राइट ब्रोंकस है और ये लेफ्ट ब्रोंकस है। दोनों मैंने एक जैसे बनाया है, कोई फ़र्क बनाया? मैंने फ़र्क बनाया। राइट वाला थोड़ा मैंने छोटा बनाया और सीधा बनाया, और लेफ्ट वाला थोड़ा लंबा बनाया और थोड़ा सा टेढ़ा बनाया। तो याद कर लो कि जो राइट ब्रोंकस होता है, मैं तो लिख रहा हूँ राइट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस शॉर्ट और स्ट्रेट होता है, और जो लेफ्ट ब्रोंकस होता है वो लॉन्ग और हॉरिजॉन्टल होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर कभी खुदा ना खास्ता किसी आदमी के गले में कुछ चीज़ फंस जाए, छालिया खा रहा था, ट्रैकिया में चली गई, तो तुम्हारे ख्याल में वो राइट ब्रोंकस में जाएगी लेफ्ट में? राइट में ज़्यादा जाएगी। क्यों? छोटा है, इसलिए जो फॉरेन बॉडी जाती है ना लंग्स में, वो राइट साइड में ज़्यादा जाती है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर कि ये जो हमने ट्रैकिया के 3 फीचर पढ़े ना, सी शेप कार्टिलेज, सीलिएटेड एपिथेलियम, म्यूकस, ये तीनों हमें ब्रोंकाई में ही मिलेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ ब्रोंकाई में कंटेन ऑल फीचर्स ऑफ ट्रैकिया, ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े और आप भी समझ जाओ कि इसके बाद कार्टिलेज भी होगी, सीलिएटेड एपिथेलियम भी होगी, म्यूकस भी होगा। सही है? इसको मिटाऊँ?
अब ये देखो बेटा, ये देखें, ये था ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड हुआ और डिवाइड हो क्या बन गया? ब्रोंकस। सही है। और ब्रोंकस वो पहला पार्ट है जो आपके लंग्स के अंदर एंटर होगा। तो अब तक इससे पहले हम कहाँ घूम रहे थे? इससे पहले हम लंग्स के बाहर घूम रहे थे। ठीक है। अब ये जो आपके ब्रोंकाई है ना, ये जैसे ही आपके लंग्स में एंटर होते हैं, दे स्टार्ट डिवाइडिंग, ये डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। और कितनी दफ़ा डिवाइड होते हैं? 27 टाइम्स डिवाइड होते हैं। और जब ये 27 टाइम डिवाइड होते हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक बन जाते हैं। और तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें बताया था, जब भी कोई चीज़ माइक्रोस्कोपिक हो जाती है तो हम उसके साथ LE लगा देते हैं। याद आ रहा है? तो देखो, ब्रोंकियोल्स, आखिर में क्या लगा हुआ है? यानी माइक्रोस्कोपिक ब्रोंकाई, सांस की नालियाँ। तो ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं? याद करो बेटा, दे आर स्मॉलर माइक्रोस्कोपिक डिविजन्स ऑफ शाबाश ब्रोंकाई। अब इनके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम और म्यूकस तो होगा, कार्टिलेज नहीं होगी। तो लैक cartilage but have mucus and ciliated epithelium। अच्छा, अब ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मैं माइक्रोस्कोपिक चीज़ें तो यहाँ नहीं बना सकता ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो आखिरी ब्रोंकियोल होता है ना, आखिरी ब्रोंकियोल, तो लास्ट ब्रोंकियोल इज टर्मिनल ब्रोंकियोल। आखिरी जो ब्रोंकियोल होता है बच्चों को क्या होता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? आखिरी, लास्ट। तो अब देखो, फर्ज करो ये तुम्हारा टर्मिनल ब्रोंकियोल है। अब ये टर्मिनल ब्रोंकियोल क्या करता है? ये टर्मिनल ब्रोंकियोल, मैं इसको लिख रहा हूँ जनाब अली, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये लो जी। अब ये टर्मिनल ब्रोंकियोल इस तरीके से एक अंगूरों के गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर में एक्सपेंड हो जाता है, इस तरीके से। और ये जो अंगूरों के गुच्छे के जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो अंगूरों के गुच्छे के जैसा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, इसको बेटा एयर सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एयर सैक। तो ब्रोंकियोल के बाद क्या चीज़ आ गई हमारे पास? एयर सैक। तो एयर सैक कैसे बना बताओ? टर्मिनल ब्रोंकियोल एक्सपेंड टू फॉर्म collection of alveoli called air sac। तो अब मुझे बताओ, ये एयर सैक किसकी कलेक्शन है? एल्वुलाई के। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एल्वुलस होगा, ये एक और एल्वुलस होगा, ये एक और एल्वुलस होगा, ये एक और एल्वुलस होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारे एल्वुलाई होंगे। और इनमें से जो एक को अगर मैं बड़ा कर लूँ, ये जो अभी मैंने डायग्राम बनाई थी थोड़ी देर पहले बोर्ड पे, तो ये आपका एल्वुलस आ गया। क्या गया बच्चों? आपका एल्वुलस। और एल्वुलस आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस है। एल्वुलस क्या है आपका? रेस्पिरेटरी सरफेस। तो एल्वियोलस, आवर रेस्पिरेटरी सरफेसेस, ये हमारी रेस्पिरेटरी सरफेसेस। ठीक है। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़रा ध्यान से देख लो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत दफ़ा इम्तिहान में सवाल आया हुआ है। तो देखो, एयर कहाँ से चली? एयर चली, चलो लंग्स में मिटा दो, चलो रुक जाओ, छोड़ दो। एयर चली नोज से। नोज से कहाँ गई? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहाँ गई? लैरिंग्स में। लैरिंग्स से कहाँ गई? ट्रैकिया में। ट्रैकिया से कहाँ गई? ब्रोंकाई में। एक इसमें लिखेंगे तो मजा आएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, करते हैं कुछ और। इसको मिटाऊं? इसको मिटा देता हूँ ना।
तो देखो चूंकि इस पर कई दफ़ा सवाल आया हुआ है ना, तो इसलिए बेहतर है कि हम उसको अच्छी तरह देख लें। इधर देखो, तो एयर चली कहाँ से? नोज से। नोज से कहाँ गई? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहाँ गई? लैरिंग्स में। लैरिंग्स से कहाँ गई? ट्रैकिया में। ट्रैकिया से कहाँ गई? ब्रोंकाई में। अब देखो मेरी बात सुनो, रुक जाओ। ब्रोंकाई के बाद देखो मैं कितने सारे एरो लगा रहा हूँ, 1 2 3 4, बहुत सारे। इसका मतलब है यहाँ बहुत सारे डिवीजन हुई हैं। क्या बन गए? ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल से वो कहाँ गई? एयर सैक में। ब्रोंकियोल से वो कहाँ गई? एयर सैक में। और एयर सैक से कहाँ गई? एल्वियोलस में। तो जब एयर तुम्हारे लंग्स में जाती है तो ये पाथवे होता है, जब तुम सांस ले रहे हो तो, है ना। और जब सांस निकालोगे तो एयर एल्वियोलस से कहाँ जाएगी? एयर सैक से ब्रोंकियोल में। ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से ट्रैकिया में। ट्रैकिया से लैरिंक्स से फेरिंक्स से। समझ गए? तो ये हो गया पाथवे इंस्पायरेशन का आने का, और ये हो गया पाथवे एक्सपायरेशन का, पाथवे जाने का पाथवे। अब तुम लोगों ने ये बात याद रखनी है और भूलना नहीं है। इसके ऊपर कई दफ़ा एग्जाम में सवाल आया। वो तुम्हें एक सीक्वेंस दे देते हैं और सीक्वेंस में इस तरह से वो लगे होते हैं, तुम तो पूछते हैं बताओ करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो इसलिए इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब देखो ये रेस्पिरेटरी पाथवे हमने पूरा कर लिया। लंग्स इसमें रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म, सर्फेक्टेंट की बात करेंगे, ये वाइंड अप हो जाएगा। तो हम इसको इंशाल्लाह कल वाइंड अप कर लेंगे। कोई सवाल? ऑलराइट, तो हम लोगों ने गैस एक्सचेंज के पाथवे की कल बात कर ली थी। आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे पहले लंग्स की, और लंग्स के बाद हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बाद हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे 2-4 टॉपिक और छोटे छोटे हैं उनकी, और फिर इस चैप्टर को आज रैप अप करेंगे इंशाल्लाह। लंग्स, हाँ भाई लंग्स क्या है? लंग्स आर, शाबाश, पेयर्ड ऑर्गन्स। लंग्स क्या होते हैं बच्चों? पेयर्ड ऑर्गन्स होते हैं। क्या मतलब हुआ पेयर्ड ऑर्गन्स का? 2 होंगे, शाबाश। अब जब हम कह रहे हैं कि पेयर्ड ऑर्गन है, यार एक सेकंड मैं एक काम कर दूँ ताकि मुझे पता लगता रहे कि ये चल रहा है। हाँ बस ठीक। तो लंग्स क्या होते हैं बच्चों? लंग्स आर पेयर्ड ऑर्गन। तो जब हम कह रहे हैं कि लंग्स पेयर्ड ऑर्गन है तो क्या मतलब हुआ? 2 होंगे हमारे पास। सही हो गया। जब हम लंग्स की बात करते हैं तो दे आर पिंकिश रेड इन कलर। ये तुम हैदराबाद शहर में रहते हो, इतनी धूल मट्टी डस्ट, सिगरेटों का धुआं, गाड़ियों का धुआं, पता नहीं क्या क्या, तुम्हारे लंग्स पिंक होंगे नहीं होंगे? अबे होंगे, हल्के हल्के पिंक होंगे, मगर अभी भी तुम्हारे लंग्स पिंक होंगे। अभी तो तुम लोग छोटे हो गए। हाँ, जो सिगरेट पीने वाले होते हैं बदमाश, उनके लंग्स बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। दे आर पिंकिश रेड इन कलर। सही है। पैसिव के भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो कभी लंग्स को हाथ लगाए? बेहतरीन टाइम पे हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बकरीद आने वाली है। तुम्हें मैंने कहा था अंकल से लंग्स निकलवा के उनको ज़रा दबा दबा के चेक करना कैसी फील आ रही है। तो कैसी फील आती है लंग्स की? हाँ, सॉफ्ट एंड स्पंजी इन नेचर। तो तुम जब उनको हाथ में लेके उनको दबाओगे, उनको फील करोगे, बाकायदा तुम्हें ऐसा फील होगा जैसे कोई फोम तुमने गीला कर लिया और गीले फोम को तुम दबा रहे हो, ऐसी फील आती है। जब हम लंग्स को देखते हैं तो हमें पता लगता है जो हमारे लंग्स हैं वो हमारी थोरेसिक कैविटी में लोकेट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ समझ लो, क्योंकि ये ना हमें हार्ट में भी काम आएगी। जब हम हार्ट पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ हमें हार्ट में भी काम आएगी। लेट सपोज ये मैंने किसी शख्स का ट्रंक बना लिया है, ये ऊपर उसका नेक है, ऊपर हेड होगा, वटेवर जो भी होगा। अब हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि यहाँ पर मैंने ये बना लिया है डायफ्राम, और आप जानते हैं डायफ्राम एक मस्कुलर पार्टीशन है, और इसका काम क्या है? थॉरेक्स को एब्डोमेन से अलग करना। तो डायफ्राम के ऊपर क्या होगा? थॉरेक्स, नीचे क्या होगा? एब्डोमेन। अब तुम याद कर लो कि ये चेस्ट कैविटी का जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, सेंटर वाला पार्ट, ये याद कर लो, भूलना नहीं, कि चेस्ट कैविटी का ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, इसकी शेप ना कुछ इस तरीके से होती है, बूट शेप। और ये जो पार्ट होता है, जो कैविटी का सेंटर वाला पार्ट है, याद कर लो बेटो,
इसको मीडियास्टाइनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो मीडियास्टाइनम। अब मीडियास्टाइनम चेस्ट कैविटी का, थोरेसिक कैविटी का सेंट्रल पार्ट है, जहाँ पर आपका हार्ट होगा, आपकी इसोफेगस होगी, आपकी ट्रैकिया होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। समझ गए बात को? और ये बूट शेप होता है इस तरीके से। अब मैं थोड़ा सा इसको बाहर निकाल दूँ। हाँ, अब ये बेहतर हो गया। उसके बाद जब तुम देखोगे तो तुम देखोगे तुम्हें इस मीडियास्टाइनम के दोनों तरफ इस तरीके से एक कैविटी नज़र आएगी, इस तरीके से। और ये मीडियास्टाइनम के दोनों तरफ जो तुम्हें कैविटी नज़र आ रही है, ये तुम्हें मीडियास्टाइनम के दोनों तरफ जो कैविटी नज़र आ रही है, ये वाली कैविटी, ये कैविटी, ये याद कर लो, ये तुम्हारे प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेसेस है। मैं प्लूरल स्पेस लिख दूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। प्लूरल स्पेस। तो थॉरेक्स को हम लोग, थोरेसिक कैविटी को कितनी कैविटीज में डिवाइड कर लेते हैं? 3 कैविटीज में। कौन कौन सी? सेंट्रल, मीडियास्टाइनम, और मीडियास्टाइनम की दोनों तरफ हमारी प्लूरल कैविटीज होती हैं। तो ये भी कौन सी कैविटी है? हमारी प्लूरल कैविटी है। तो अब आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो हमारे लंग्स होते हैं ना, तो लंग्स आर प्रेजेंट इन प्लूरल कैविटीज। अब आपको क्लियर समझ में आ गया कि मैं प्लूरल कैविटी से मेरी मुराद क्या है। ठीक हो गया? जब मैं लंग्स को देखता हूं तो लंग्स आर समवॉट ट्रायंगुलर इन शेप। तो समवॉट ट्रायंगुलर इन शेप। अब अगर मैं यहाँ पर आपके सामने लंग्स बनाने की कोशिश करूँ तो देखिए, ये लंग्स इस तरीके से बनेंगे ना, ये लंग्स देखें इस तरीके से बनेगा, ये आपकी लंग्स हो। तो दिस समवॉट ट्रायंगुलर शेप। और आप क्लियर देख रहे हो कि जो आपका लेफ्ट लंग है वो आपके राइट लंग के मुकाबले में छोटा है। जो आपका लेफ्ट लंग है वो आपके राइट लंग के मुकाबले में छोटा है। और आप ये भी देख रहे हो उसकी वजह क्या है, क्योंकि लेफ्ट लंग ने एडजस्ट किया हुआ है हार्ट को। किसको एडजस्ट किया हुआ है? हार्ट को। तो याद कर लो बेटा कि जो राइट लंग होता है, राइट लंग इज लार्जर देन लेफ्ट। और लेफ्ट क्यों? क्योंकि लेफ्ट ने हार्ट को साथ में एडजस्ट किया हुआ, इसलिए जब आप देखते हो तो आपको पता है। अब अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लंग्स बना लूँ, या चलो उधर बना लेता हूँ। अब अगर मैं आपके सामने यहाँ लंग्स बना लूँ इस तरीके से, तो ये समवॉट ट्रायंगुलर इन शेप होंगे। तो देखो, लंग्स जो होते हैं बेटे वो इस तरीके से होते हैं ना, तो इस तरह की कोई लंग्स की शेप होती है, आप जानते हैं। अब फिर आपको पता है कि जो राइट लंग होता है उसमें आपको इस तरीके से 3 लोब उसके नज़र आ रहे होते हैं ना। ये इसका सुपीरियर या अपर लोब है, ये इसका इन्फीरियर या लोअर लोब है, और ये इसका मिडिल लोब। तो राइट साइड पे तो हमें 3 लोब नज़र आएंगे। ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा राइट लंग है, राइट साइड में हमें 3 लोब नज़र आएंगे। बट जब मैं लेफ़्ट साइड पे देखूंगा तो लेफ़्ट साइड पे ये यहाँ पे हार्ट एडजस्ट हुआ होगा, है ना। और इस तरीके से मुझे लेफ़्ट लंग थोड़ा सा छोटा नज़र आएगा, किसके मुकाबले में? राइट लंग के मुकाबले में। और ध्यान में रखा करें कि यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 लोब नज़र आएंगे। एक मुझे सुपीरियर लोब नज़र आएगा और एक मुझे इन्फीरियर लोब नज़र आएगा। तो इस तरीके से होगा। तो ये हमारा लेफ़्ट लंग होगा। तो राइट लंग में हमारे कितने लोब होगा बेटा? 3 लोब होते हैं, और लेफ़्ट लंग में हमारे पास 2 लोब होते हैं। ठीक है? अच्छा, अब फिर ये देखें, वही आपका ट्रेकिया आ रहा है ऊपर से, ये आपका ट्रेकिया आया, और फिर ये ट्रेकिया आपका यहाँ पहुँच के बाइफकेट हुआ, और बाइफकेट हो गया, इसने आपका राइट ब्रोंकस बना लिया और आपका लेफ्ट ब्रोंकस बना लिया। और इस तरीके से ये ब्रोंकाई जो होंगे वो लंग्स में एंटर हो जाए। ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक और बात समझ लें जो बच्चों को हमेशा बड़ा तंग करती है, वो देखें क्या है। अब जब हम अपने लंग्स को देखते हैं ना, तो फ़र्ज़ करेंगे मैं अपना लंग्स बना रहा हूँ, ये मैंने हमारा लंग जो है मैंने बना लिया, ये रहा। अब ये मैंने आपका एक लंग बना लिया, राइट लंग। अब आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये देखो ब्रोंकस आ रहा है, ब्रोंकस आया और एंटर हो गया हमारे कहाँ पर? ब्रोंकस हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो गया, ये हमारे लंग्स में एंटर हो गया। उसके बाद राइट लंग में ये डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट्स में,
क्योंकि हमारे पास राइट लंग में कितने लोब होते हैं बच्चों? 3 लोब होते हैं, और लेफ्ट लंग में डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, वो अभी हम उस बहस में नहीं पढ़ते। इसी तरीके से आपने याद रखना है कि राइट लंग में यहीं से आपकी पल्मोनरी वेन भी निकल रही होगी, और पल्मोनरी वेन को मैं ऑक्सीजनेटेड क्यों बना रहा हूँ, रेड कलर से क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट के पास जाती है, और यहीं पे पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट से एंटर भी तो हो रही होगी, ऐसे ही है। तो अब आप देखें लंग्स के अंदर ये एक पॉइंट बन गया है जहाँ चीज़ें अंदर भी आ रही हैं और बाहर भी जा रही हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ पर चीज़ें अंदर भी आ रही हैं और बाहर भी जा रही हैं, इसको कहते हैं हाइलम ऑफ लंग। क्या बोलते हैं इसको? तो ये लंग का ये जो जगह है ना, ये जगह, दिस इज द हाइलम ऑफ लंग, हाइलम ऑफ लंग। अच्छा, ये सिर्फ राइट पे थोड़ी होगा, लेफ्ट पे भी होगा। तो इट इज़ द साइट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो ये वो जगह है जहाँ पर चीज़ें लंग्स में एंटर भी हो रही होंगी, लंग्स से बाहर भी निकल रही होंगी, है ना। नर्व्स यहाँ से आ रही होंगी, लिम्फेटिक यहाँ से जा रही होंगी, बाकी चीज़ें मैंने बना दी बोर्ड पे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, वो चीज़ तुमने क्या समझनी? अब जिस जगह ये हाइलम है ना, जहाँ ये सारे स्ट्रक्चर है, देखो क्या होगा, यहीं पे एक बिल्कुल लंग्स के साथ मिली हुई एक मेम्ब्रेन मौजूद है, और आप ये बात अच्छी तरह जानते हो कि वो मेम्ब्रेन जो लंग्स को कवर कर रही है बिल्कुल लंग्स के साथ मिली हुई है। इसको आप और मैं प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर ज़रा आप एक बात समझें बड़े ध्यान से। देखो मैंने इसको बिल्कुल ब्लेंड कर दिया है लंग्स के साथ, है ना, आप इसको लंग्स से अलग नहीं कर सकते। बट जैसे ही ये हाइलम पे पहुँचेगी तो क्या होगा, हाइलम के ऊपर ये इस तरीके से टर्न करती है, हाइलम पे ये इस तरीके से टर्न करती है, और टर्न करके ये वापस हो जाती है। और जब ये टर्न करके वापस होती है तो ये एक लेयर और बना लेती है। अब आप क्लियर समझ रहे हो कि ये जो लंग्स की लेयर है प्लूरल मेम्ब्रेन की, ये वाली जो लेयर है, ये लंग्स के साथ तो नहीं है ना, क्योंकि लंग्स के साथ तो वो दूसरी वाली लेयर है, और ये यहाँ तक पहुँच के इस पार्ट ऑफ हाइलम पे आके ख़त्म हो जाएगी। तो अब आप देखें ना, आपको क्लियर ऐसा लग रहा है कि लंग्स को हमने एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बंद कर दिया है। तो ये जो मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है बच्चों, इस मेम्ब्रेन को आप कहते हो प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हो उसको? प्लूरल मेम्ब्रेन। और प्लूरल मेम्ब्रेन की हमें यहाँ पे कितने लेयर नज़र आ रहे हैं? 2 लेयर नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से? ये बाहर वाला लेयर जो लंग्स को फेस नहीं कर रहा, इसको कहते हैं पैराइटल लेयर। क्या कहते हैं? पैराइटल लेयर। और ये वाली लेयर जो लंग्स को फेस कर रही है, इसको कहते हैं विज़रल लेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? विज़रल लेयर। याद कर लो, ठीक हो गया। और देखो इन दोनों के बीच में तुम्हें एक कैविटी नज़र आ रही है, इसको कहते हैं प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ होता है? इस प्लूरल कैविटी के अंदर भरा होगा प्लूरल फ्लूइड। क्या भरा होगा बच्चों? प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होगा। अल्लाह तुम्हारा भला करे। इसके अंदर ये क्या भरा होगा? प्लूरल फ्लूइड भरा होगा। और प्लूरल फ्लूइड क्या करेगा? फ्रिक्शन को कम करेगा। नंबर 1, जब तुम सांस लेते हो तुम्हारे लंग्स में एयर जाती है, लंग्स जो है वो एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं, तो वो हार्ट से भी रगड़ खाते हैं, तुम्हारी रिब केज से भी रगड़ खाते हैं, पीछे तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम से भी रगड़ खाते हैं, उस फ्रिक्शन को कम करता है। नंबर 2, अभी वो बकरीद आ रही है, बकरीद के 1 महीने बाद मुहर्रम आ जाएंगे, और जब मुहर्रम आएंगे तो मुहर्रम में मोमिनीन सड़कों पे निकल आएंगे, और क्या करेंगे बताओ मुझे? ऐसा हाथ मारेंगे सीने पे, बोलेंगे या हुसैन। तो ये जो आप ऐसे हाथ मार रहे हैं सीने पे, ये इम्पैक्ट लंग्स तक जाता नहीं होगा क्या? जाता होगा? नहीं जाता होगा? नहीं जाता होगा। क्यों नहीं जाता होगा बताओ? क्योंकि ये प्लूरल फ्लूइड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये शॉक एब्जॉर्बर है। क्या है बच्चों? ये शॉक एब्जॉर्बर है, नंबर 1। और नंबर 2 ये क्या है? शाबाश। नंबर 2 ये ल्यूब्रिकेशन का काम भी करता है। समझ गए बात को? तो ये लंग्स के बारे में हमने तकरीबन सारी बात कर ली। अच्छा, ब्रोंकाई लंग्स के अंदर आगे जाके किस तरीके से ब्रोंक्यूल वगैरह बना रहे हैं वो ऑलरेडी हमने बात कर ली, ठीक है।
तो ये हो गया लंग्स। अब आप उसको देखें, कुछ सवाल है मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं, ज़रा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख लें। अब मैंने आपसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करनी है, बिल्कुल आसान, कोई टेंशन नहीं। अगर आप दो चीज़ों को समझ लें तो बिल्कुल ईजी है। देखिए नंबर 1, अब मैं यहाँ पे आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वहाँ पर हम उसको लिख लेंगे। अभी आप ज़रा याद करें, अभी मैंने आपको बताया लंग्स के अंदर कि अगर मैं अपना ट्रंक बना लूँ, ये मैंने अपना ट्रंक बना लिया, तो हमने ये बात की कि हमारा जो ट्रंक है इसके अंदर एक मस्कुलर पार्टीशन है, उस मस्कुलर पार्टीशन को आप और मैं डायफ्राम बोलते हैं। और डायफ्राम का काम क्या है? थॉरैक्स को एब्डोमेन से अलग करना, ये लिटरल इसका काम है ना। डायफ्राम वर्ड का मतलब ही क्या होता है? पर्दा, पार्टीशन। डायफ्राम वर्ड का मतलब ही। अब अगर आप इस डायफ्राम को देखें, बहुत ध्यान से बात समझनी है। तो ये जो डायफ्राम है बेटा, ये एक स्केलेटल मसल है, आप ये बात याद कर लो। ये क्या है बच्चों? ये एक स्केलेटल मसल। अब आप जानते हैं मसल जहाँ भी होते हैं दो ही काम करते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं। तो ये भाई डायफ्राम भी क्या करेंगे? या तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या ये रिलैक्स करेंगे। बड़े ध्यान से बात समझ लें। अगर ये एक पॉइंट आप समझ गए ना, तो गैस एक्सचेंज का मैकेनिज्म तो बच्चों का खेल है। इधर देखो, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, ये इसकी रिलैक्स पोजीशन है। तो जब ये रिलैक्स होता है तो ये कैसा होता है? ये डोम शेप्ड होता है। कैसा होता है? डोम शेप। डोम समझते हो आप लोग? गुंबद, जैसे मस्जिद के गुंबद होते हैं, तो ये डोम लाइक होता है। बट जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये दोनों तरफ से खींचता है, और जब ये खींचता है तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ये इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा, और जब स्ट्रेट हुआ तो ये ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, मतलब ये नीचे की तरफ आया जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब तुम मुझे बताओ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कैसा हो गया? ये इट बिकम स्ट्रेट। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इसी कॉन्ट्रैक्शन में कम हुआ है, ज़्यादा हुआ? बताओ मुझे। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है? क्यों, कैसे पता लगा ज़्यादा हुआ है? क्योंकि नीचे आया, और हमने कहा जो चीज़ डायफ्राम से ऊपर होगी वो थॉरैक्स। तो पता लगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है वॉल्यूम ऑफ चेस्ट है। और आप जानते हैं जहाँ वॉल्यूम बढ़ जाए, बॉयल्स लॉ, प्रेशर कम हो जाता है। तो ये डिक्रीज कर देता है, डिक्रीजेस एयर प्रेशर। कहाँ पर? इन चेस्ट, इन चेस्ट। अब तुम लोग मुझे बताओ, जब ये रिलैक्स करेगा तो क्या होगा? डोम शेप है ना, वापस ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम कम करेगा, वॉल्यूम कम करेगा तो प्रेशर ज़्यादा हो, बस। तो जब ये रिलैक्स करता है तो ये डिक्रीज करता है वॉल्यूम ऑफ चेस्ट, और क्या करता है? इंक्रीज करता है एयर प्रेशर इन चेस्ट। समझ में आ गई बात यहाँ तक? कोई टेंशन परेशानी तो नहीं है? कोई मसाइल तो नहीं है ना? सही है, एक बात समझ में आ गए। दूसरी बात तो इससे भी ज़्यादा आसान है। इधर देखो, अब ये तुम्हारा जो चेस्ट है, तुम्हें बताया तुम्हारे चेस्ट में एक चीज़ है जिसको आप और मैं क्या बोलते हैं? रिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम रिब बोलते हैं। तो ये लो हमारी रिब आ गई, ठीक है। अब तुम्हें पता है तुम्हारी और मेरी जो रिब्स होती है ना, ये खाली नहीं होती, इनके बीच में मसल्स होते हैं, जानते हो ना आप लोग। और वो जो मसल्स होते हैं, ये रहे मसल्स, इनको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या कहते हैं इनको? हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। अब आपकी किताब ने क्या बदमाशी की है, इसने जो इंटरकॉस्टल मसल्स की 3 लेयर होती हैं, 3 में से 2 के नाम लिख दिए, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और एक इंटरनल इंटरकॉस्टल। सही है? सही है। अब ज़रा ध्यान से देखना। तो अब मैं यहाँ पर दोनों तरह के मसल तुम्हें समझाने के लिए बना देता हूँ। ये लो, ये दोनों तरह के मसल मैंने बना दिए। अब ज़रा ध्यान से बात समझना अब तुम मेरी, ठीक। पहले मैं बात कर लेता हूँ तुमसे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल
मसल्स की। किसकी बात करता हूं पहले? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। टेंशन नहीं लेनी है। इंटर का मतलब दरमियान में, कॉस्टा रिब्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉस्टा का मतलब क्या होता है? रिब या रिलेटेड विद रिब्स। तो इंटर दरमियान में, किसके? कॉस्टा रिब्स के। और क्या है? मसल्स हैं। अब रिब्स क्या हैं? बोन है ना। तो अगर ये मसल बोन से अटैच है तो ये कौन से मसल होंगे? स्केलेटल मसल होंगे। तो इंटरकॉस्टल मसल भी कौन से मसल होते हैं? स्केलेटल मसल होते हैं। समझ गए बात को? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, भाई मसल है ना, मसल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं? देखो मैं तुम्हें करके बताता हूँ। अब मैं तुम्हारे सामने साइड में खड़ा हो जाता हूँ और अपना मैं हाथ रख लेता हूँ अपने सीने पे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सांस लेता हूँ, हाथ की मूवमेंट हो रही है? हो रही है नहीं हो रही है? दोबारा देखो कहाँ हो रही है, इधर देखो। एक तो बाहर की तरफ हो रही है, दूसरा ऊपर की तरफ हो रही है। तो जब भी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अब फर्ज करो कि अगर तुम मुझे साइड में से देख रहे हो, फर्ज करो ये मैं खड़ा हुआ हूँ और ये तुम मेरा थॉरेक्स और मेरा एब्डोमेन साइड से देख रहे हो, तो ये कहाँ मूवमेंट करवाएंगे? आउटवर्ड अपवर्ड, ऐसे मूवमेंट करवाएंगे। और जब ऐसे मूवमेंट होगी तो मेरा चेस्ट इस तरीके से बाहर की तरफ जो है वो मूव करेगा। और जब चेस्ट मेरा बाहर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। भाई पहले एक चीज़ यहाँ थी, अब वो चीज़ यहाँ पहुँच गई, तो वॉल्यूम ज़्यादा हुआ ना। तो जब भी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं बताओ मुझे? इंक्रीज करते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ चेस्ट। और वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज एयर प्रेशर। अल्लाह तुम्हारा भला करे। ऑफ चेस्ट। अब जरा रुक जाओ, ब्रेक लगाओ। इंटरनल इंटरकॉस्टल इसके उलट काम करते हैं। इंटरनल इंटरकॉस्टल इसके उलट काम करते हैं। ये क्या करते हैं? पुश करते हैं रिब्स को, पुश रिब्स इनवर्ड प्लस डाउनवर्ड। वो कहाँ पुश कर रहा था? बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। ये कैसे पुश करेंगे? इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, इस तरीके से। तो जब पुश करेंगे तो क्या करेंगे? वॉल्यूम कम करेंगे। तो ये क्या करते हैं? डिक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ चेस्ट। और क्या करते हैं? इंक्रीजेस एयर प्रेशर इन चेस्ट। यहाँ तो बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। अब देखो मैं तुम्हें कहता हूँ, अब हम बात करते हैं कि एंटीडेस में इस पे सवाल कैसे आता है, ठीक है? अब जरा उसकी बात कर लेते हैं। अब तुम्हें पता है ब्रीदिंग में दो चीज़ होती हैं। देयर आर टू फेजेज ऑफ ब्रीदिंग, आप जानते हो। देयर आर टू फेजेज ऑफ ब्रीदिंग, आप ये बात अच्छी तरह जानते हो। ब्रीदिंग के कितने फेजेज होते हैं? दो फेजेज होते हैं, अच्छी तरह आप जानते हैं। कौन कौन से? इंस्पायरेशन, और इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन भी बोलते हैं। ऐसा ही है, याद कर लो। जब इंस्पायरेशन होती है तो क्या होता है? डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बोथ डायाफ्राम एंड, देखो एक्सटर्नल मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में किसी वजह से, मैं तुम्हें समझाता हूं क्यों। इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब तुम देखो मेरी बात सुनो, जब डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? चेस्ट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर कम होगा तो एनवायरनमेंट में एयर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, हमारे चेस्ट कैविटी में एयर का प्रेशर कम हो गया। हवा हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम की तरफ जाती है, हवा बाहर से अंदर आ जाएगी। तो हमने क्या किया? हमने एयर को सक किया है, एयर को खींचा है, बाहर से एयर को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाया है। कैसे? अपनी चेस्ट कैविटी का प्रेशर नेगेटिव करके, अपनी चेस्ट कैविटी का प्रेशर नेगेटिव करके। इसीलिए इंसानों की ब्रीदिंग क्या कहलाती है? नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। क्या कहलाती है?
नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। बताओ हम इसको नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने, शाबाश शाबाश बोलो, आपने चेस्ट कैविटी का प्रेशर नेगेटिव करके, एनवायरनमेंट से कम करके, बाहर से एयर अंदर खींची। समझ गए? अच्छा, ये बात समझ में आ गई? तो जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ चेस्ट इंक्रीजेस, एयर प्रेशर ऑफ चेस्ट डिक्रीजेस, एयर विल रश इन। ख़त्म कहानी। और जब एयर एल्वियस तक पहुंच जाएगी तो फिर क्या होगा? आगे तुम्हें पता है, एल्वियस थिक हैं, हाईली सप्लाइड हैं, किससे? ब्लड कैपिलरी से। डिफ्यूजन होगी, सारी गैसें एक्सचेंज हो जाएगी। समझ गया बात? अगर मुझे एक्सपायर करना हो तो मैं क्या करूँ? इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दूँ, डायफ्राम को भी रिलैक्स कर दूँ और इंटरकॉस्टल मसल को भी रिलैक्स कर दूँ। तो जब मैं डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करूँगा तो क्या होगा? चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? एनवायरनमेंट से, एयर अंदर से बाहर चलिए। लो ये लिख लो। उसके बाद में तुम्हारे ध्यान में जो सवाल चल रहा है और तुम्हारे चेहरों पर वो लिखा हुआ है, अभी मैं उसकी बात कर लेता हूँ। एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन, बोथ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स्ड। डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। और जब डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? इंक्रीजेस एयर प्रेशर ऑफ चेस्ट। कैसे? बाय डिक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ चेस्ट। समझ में आ गई बात? अब देखो एग्जाम में सवाल कैसे आता है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर कई दफ़ा एग्जाम में सवाल आते हैं। वो तुम्हें बोलेगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन वो तुम्हें कहेगा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, क्वेश्चन मार्क, आगे लिखा होगा ए डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, बी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स, सी डायफ्राम रिलैक्स, इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स, डी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अरे सालिमो सही कह रहे हो तुम, ये यही आंसर है। तो एग्जाम में जो सवाल आते हैं ना, एग्जाम में वो कभी भी तुम्हें एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल के चक्कर में डालता ही नहीं। इसलिए एग्जाम में सवाल आएगा तो हमें डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। समझ में आ गई बात? मगर चूंकि हम सिंध में बैठे हैं और सिंध में नफ्सियाती मरीजों की कोई कमी नहीं है, तो अब तुमने याद रखना है कि अगर वो तुमसे पूछ ले, फ़र्क करो तुमसे पूछे कि इंस्पायरेशन में क्या होता है, तो याद कर लो इंस्पायरेशन है, इसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उलट है, याद कर लो, उलट है। इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल, उलट है। समझ गए? वैसे तो आमतौर पर कभी भी ऐसे सवाल को पूछते नहीं है, सवाल हमेशा यही आता है। अच्छा, अगर ये मैं कर देता ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, हाँ डायफ्राम रिलैक्स करता है, इंटरकॉस्टल मसल भी रिलैक्स करता है। समझ में आ गई ना बात? तो वो हमेशा सवाल ऐसा ही आता है, तो कभी भी वो सवाल नहीं आता जो हम बात कर रहे हैं। बट अगर हम कोई नफ्सियाती पेपर बनाने वाला आ गया और उसने आपसे पूछ लिया, तो याद रख लें, इंस्पायरेशन होगी तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सपायरेशन होगी तो इंटरनल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उलट है। समझ गया ना बात मेरी? उलट है, उसको ऐसे याद कर लें। बेटा बात समझ गए? आमतौर पर जो सवाल आते हैं वो ऐसे ही सवाल आते हैं। तो आप जब पास पेपर उठा के देखेंगे ना, कभी भी आपको ये सवाल आया हुआ नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा आया हुआ। हमेशा सवाल क्या आया हुआ होगा? ये वाला आया हुआ। तो अगर वो इंटरकॉस्टल मसल पूछेगा तो आपने इंस्पायरेशन में उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, एक्सपायरेशन में उनको
रिलैक्स करवाना है, दैट्स इट, कहानी ख़त्म, पीरियड। बट अगर वो ऐसा पूछ ले तो मैंने आपको वो भी तरीका बता दिया है। तो बेटा दिस इज़ अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब आप इसको अच्छी तरह देखें, कोई सवाल है तो मुझे बता दें, फिर हम सर्फेक्टेंट की बात कर लें, 2-4 छोटे छोटे टॉपिक हैं उनकी बात कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। जी बेटा समझ गए, कोई टेंशन परेशानी तो नहीं है? हाँ भाई क्लियर, आगे चलूं? अब हमारा सिलेबस हमें कह रहा है 3 चीज़ों की बात करने की। पाथवे बात हो गई, मैकेनिज्म बात हो गई, तीसरा वो कह रहा है सर्फेक्टेंट की बात जरूर करो। तो सर्फेक्टेंट की बात कर लेते हैं, सर्फेक्टेंट की यही बात कर लेते हैं। गुब्बारे में से हवा निकाल दो, क्या होगा? गुब्बारा कोलैप्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा बिल्कुल। मगर अगर मैं लंग्स में से एयर निकाल दूँ, लंग्स तो कोलैप्स नहीं होते। तुमने देखा है वो कसाई अंकल की दुकान पे जो फेफड़े टके हुए होते हैं वो कोलैप्स होते हैं या सही होते हैं? वो तो सही होते हैं, वो तो बिल्कुल कोलैप्स नहीं होते, श्रिंक नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे पास सर्फेक्टेंट होता है। सर्फेक्टेंट क्या बताऊँ ये? इट्स ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय, बोलो शाबाश, प्रोड्यूस्ड बाय लंग सेल्स। ये जो एल्वुलाई के सेल होते हैं खुद बनाते हैं, न्यूमोसाइट बोलते हैं। एल्वुलाई की सेल को क्या बोलते हैं? न्यूमोसाइट्स, वो लोग खुद बनाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये प्रेजेंट होता है हमारे एल्वुलाई के अंदर, प्रेजेंट इन एल्वुलाई। और ये क्या करता है? जब आप एक्सपायर करते हो, एयर बाहर निकालते हो, तो लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता। तो ये प्रिवेंट करता है कोलैप्स ऑफ लंग्स, लंग्स के कोलैप्स को प्रिवेंट करता है। वरना क्या होता? अगर सर्फेक्टेंट नहीं होता तो क्या होता? तुम सांस बाहर निकालते, लंग्स श्रिंक हो जाते, कोलैप्स हो जाते, और तुम्हें सांस लेना जो है तुम्हारा आदाब बन जाता, मुसीबत हो जाता। मगर हमें पता है ऐसा नहीं होता, हम बहुत मज़े से नॉर्मली सांस लेते रहते हैं, नथिंग हैपन्स। अब कैसे प्रिवेंट करता है कोलैप्स? बाय रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन इन एल्वुलाई। ये एल्वुलाई के अंदर जो फ्लूइड है उसकी सरफेस टेंशन कम कर देता है, और सरफेस टेंशन कम करके उसको कोलैप्स नहीं होने देता। क्योंकि सरफेस टेंशन क्या करती है? चीज़ों को कोलैप्स करवाती है। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया सर्फेक्टेंट। अब सिलेबस के मुताबिक हमारे टॉपिक पूरे हो गए, मगर फिर भी 1-2 टॉपिक छोटे छोटे हैं, उनको हम एक जल्दी तो ओवरव्यू कर लेते हैं। बेटाएं बेटा तुम नहीं, सांस लेने का मसला क्या मतलब मुझे समझाओ। नहीं, एस्थमा अलग चीज़ है बिल्कुल। एस्थमा का ताल्लुक है ब्रोंकाई से, उसके एल्वुलाई से ताल्लुक नहीं। एस्थमा बिल्कुल अलग चीज़ है, वो तो एलर्जिक रिएक्शन है ना, तो उसका सर्फेक्टेंट से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, अब ज़रा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की जल्दी से मैं आपसे बात कर लूँ। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, क्योंकि गैसिएशन का देखो मकसद क्या है। गैसिएशन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, आप उसको लंग्स तक पहुंचाएं ताकि लंग्स उसको दबड़ दूध कर दे, बाहर निकाल दे। और वो जो एयर में ऑक्सीजन है, लंग्स वो लेके ब्लड को दे दे ताकि बॉडी उससे अपना काम चलाती रहे। तो अब लंग्स में गैसिएशन तो हो गई, बट उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करवाना है ना। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन आपने ध्यान में रखनी है। पहली ट्रांसपोर्टेशन है किसकी? ऑक्सीजन की। और आप जानते हैं हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही मार्वलस प्रोटीन मौजूद है, उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन।
और हीमोग्लोबिन में आप जानते हैं प्रोटीन के 4 चेन होते हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, और याद कर लो हर चेन के पास एक आयरन का एटम होता है। तो हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी कर सकती है एक टाइम में। तो कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है। मेहरबानी करके बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर ट्विस्ट है कहानी में, जब आपके पास सवाल आएगा, अगर सवाल आया, वैसे हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम होप करते हैं सवाल ना आए, मगर अगर आ जाए तो आपने ध्यान में रखना है कि उसने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछा है या एटम पूछा है। मॉलिक्यूल होगा तो 4, एटम होंगे तो 8, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एटम 2 होते हैं। ध्यान में रखना, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, सत्यानाश, बेड़ा गर्क, तबाह बर्बाद हो जाते हैं बिल्कुल। दूसरा, जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलती है, इट बिकम्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है। और आप जानते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बड़ा लूज कनेक्शन है और ये बहुत आसानी से जाके टिश्यूज़ को डिलीवर करके ऑक्सीजन को ये बैठ जाती है सुकून। इसी तरह आप जानते हैं हमारे मसल्स में एक और प्रोटीन है, कॉल्ड मायोग्लोबिन। आप ध्यान में रखिएगा, मायोग्लोबिन भी कैन स्टोर 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकती है। और मायोग्लोबिन कहाँ होती है? मसल्स के अंदर, एक मॉलिक्यूल कैरी करेगी, एक बस, ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मैं आपसे बात करता हूँ, CO2 की, तो CO2 की ट्रांसपोर्ट के 3 तरीके हैं हमारी बॉडी में। पहला तरीका कि ये डिज़ोल्व हो जाए प्लाज्मा में, तो 5% कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके दिया किताब में, ख्याल है आपकी ये 5% है, मेरे ख्याल है आपकी किताब में को 10% लिख दिया है, तो मैं 10% इसको लिख रहा हूँ उधर कि 10% डिज़ोल्व होगी प्लाज्मा में, ठीक है। दूसरा, ये किससे मिल सकती है? कैन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, और जब ये हीमोग्लोबिन से मिलेगी तो 20% की ऐसे ट्रैवल करती है, और जब ये हीमोग्लोबिन से मिलेगी तो बन जाएगी कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। मगर आपने ध्यान में रखना है कि 70% जो मेन रूट है, 70% ये ट्रांसपोर्ट होती है ऐसे बाइकार्बोनेट के तौर पे। कैसे? अब ये बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के तौर पे भी हो सकता है, और ये बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट के तौर पे भी हो सकता है, बातें में रखिए। अब यहीं पे आया कहानी में ट्विस्ट। पेपर है 2007, एंट्री टेस्ट 2007 का, और 2007 का 2007 का जो NTS का टेस्ट हुआ था, अगर आपको कहीं से मिल जाए तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पेपर को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि आज तक जितने एंट्री टेस्ट हुए में सबसे टिपिकल टेक्निकल एंट्री टेस्ट वही था। मुश्किल नहीं था, इट वॉज वेरी टेक्निकल। मैं आपको मिसाल देता हूँ, वहाँ पे एक सवाल आ गया कि इन ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मेनली ट्रांसपोर्टेड एज। अब हमें बताया ये ऑब्वियस है कि बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होगा, ऑब्वियस है, कोई इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने क्या चालाकी की, उन्होंने बाइकार्बोनेट नहीं लिखा, उन्होंने बाइकार्बोनेट लिखने के बजाय लिख दिया हाइड्रोजन कार्बोनेट। उन्होंने क्या किया, ऑप्शन में बाइकार्बोनेट लिखने के बजाय हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दिया। दबड़ दूध बच्चों का सत्यानाश बेड़ा गर्क हो गया। मतलब ये हमारी केमिस्ट्री का हाल है कि हमें ये पता नहीं कि बाइकार्बोनेट का असली नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट तो उसको बोलते हैं। और अब मैं एक सेंटर में पढ़ाता था, अगले दिन भाई वहाँ उदम धाड़ मच गई, केमिस्ट्री में भी इस तरह मसले, बायोलॉजी में भी इस तरह मसले, फिजिक्स में भी इस तरह मसले, और बच्चों के कुछ के पेरेंट मेरे पास भी आए, या आपने क्या पढ़ाया बच्चों को, देखें उनको सवाल गलत हो गया। मैंने कहा भाई अब तुम्हारे बच्चों ने अगर केमिस्ट्री ऐसी पढ़ी है कि उनको पता नहीं है कि बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? सही पढ़नी चाहिए थी ना। अच्छा, हमारी भी गलती थी, हमें बताना चाहिए था कि बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, जैसे आजकल हम लोग बताते हैं। तो ये इस तरह के सवाल। और उस साल हैदराबाद की लास्ट सीट 64% मार्क्स पे गई, मतलब इतने बच्चे फेल हुए और ऐसा मेरिट गिरा उस साल धड़ 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 कि हैदराबाद की लास्ट सीट 64.14 ऐसे कोई मार्क्स पे गई हुई है। 2007 की बात हो रही, उदम धाड़ मच गया। और बहुत अच्छा टेस्ट पेपर है वो जो मैंने आपको डेटा दिया है, मैं सारे पास पेपर वगैरह सब पूछूँ उसमें ज़रूर होगा वो। तो 2007 का पेपर ज़रूर सॉल्व करें, कहीं से मिले ना तो आपको पता लगे। और मुश्किल नहीं है, जैसे इसमें क्या मुश्किल है,
थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, उसको नाम चेंज कर दिया बस। सत्यानाश, बच्चों का बेड़ा गर्क। ऐसा रो रहे थे बच्चे सर पकड़ा पकड़ा के, और मुश्किल नहीं है बिल्कुल। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो गई। दूसरी चीज़ बेटा, गैसेस की ट्रांसपोर्ट का मतलब हल हो गया, ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्ट करवा ली है। अब एक और चीज़ जिसकी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो क्या है, एक मिनट दिखाओ, उसमें एक टॉपिक और था वो मैं चाह रहा था वो भी हम देख लें थोड़ा सा। नहीं नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं, ये तो बात हमने कर ली। हाँ सही है, पकड़ो। कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, देखो मेरी बात सुनो बच्चों, याद रखा करो कि फर्ज करें ये आपका हार्ट है, इसके बाद हम लोगों ने हार्ट ही पढ़ना है, ये आपका हार्ट है। अब आप ध्यान में रखें, आपके हार्ट से आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी ओरिजिनेट कर रही है, विच इज एओर्टा। ये आपकी एओर्टा है और ये नीचे की तरफ जा रही है। और फिर याद कर लें कि जो एओर्टा है ना, इस एओर्टा से एक आर्टरी ऐसे निकल रही है और फिर वो इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। फिर एक आर्टरी में से ऐसे निकल रही है और एक आर्टरी में से और ऐसे निकल रही। तो ये हमारे हार्ट में से इस तरीके से ब्लड वेसल निकलती। अब इनमें से आप याद कर लीजिए कि ये जो सबसे बड़ी आर्टरी है ना, इस सबसे बड़ी आर्टरी को आप और मैं क्या बोलते हैं, एओर्टा। और ये दो आर्टरी जो ऊपर जा रही हैं ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं एंड दे आर कॉल्ड कैरोटिड आर्टरीज। क्या बोलते हैं इनको, कैरोटिड आर्टरीज। अब आप लोग की बात ध्यान में रखा करें कि आपके एओर्टा में और आपकी कैरोटिड आर्टरीज में स्पेशल कीमो रिसेप्टर है। जो एओर्टा में है उसको कहते हैं एओर्टिक बॉडी, और जो कैरोटिड में है इनको कहते हैं कैरोटिड बॉडीज़। क्या बोलते हैं बेटा, कैरोटिड बॉडीज़। और पता है ये क्या करते रहते हैं, ये दोनों हर वक्त सैंपल लेते रहते हैं, चेक करते रहते हैं ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आइंस का। ये दोनों क्या करते हैं, हर वक्त ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की लेवल चेक करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है, देखें ब्रीदिंग के कंट्रोल दो तरह से हो सकते हैं। एक तो ब्रीदिंग का वॉलंटरी कंट्रोल होता है। मिसाल तौर पे आप बैठे होंगे हॉस्पिटल में या आप कोई फिल्म देख रहे होंगे, आप देखेंगे कोई एक्टर होगा या कोई बंदा होगा, वो आएगा ऐसे कर रहा होगा। अब ये तो मैंने खुद किया है ना, मैंने खुद अपनी ब्रीदिंग तेज कर ली, ठीक। और आप जानते हैं बहुत सारे लोग, खासतौर पर वो जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, वो जब डीप सी डाइविंग करते हैं तो आपको पता है ना, वो बहुत देर के लिए अपना सांस रोक भी सकते हैं। किसको पता है सांस रोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पता है किसी को, किस शख्स ने, किसी इंसान ने कितनी देर रोका होगा सांस अपना, कितना, 30 सेकेंड, आधा घंटा। क्या इंसान है क्या, तो फिश है क्या है, 1 मिनट। वो मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज ने 3 मिनट अपना सांस रोका है फिल्म के लिए। हाँ भाई, 22 मिनट 28 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 22 मिनट 28 सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इससे समझ में क्या आ रहा है, इससे समझ में ये आया है कि हम थोड़ी देर के लिए अपना सांस खुद भी रोक सकते हैं। बट हमें पता है ये नॉर्मल केस नहीं है। नॉर्मली आप एक्सरसाइज शुरू करते हो, भागना शुरू करते हो, लड़के कोई क्रिकेट फुटबॉल कोई खेलना शुरू करें, या लड़कियां कहीं जाएं, कोई काम करने लगे, कोई वॉक करने लगे, कोई जॉग करने लगे, कुछ भी करने लगे, तो आप देखते हैं आपकी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती है। आपको करनी तो नहीं पड़ती ना, इससे कि जब आप सो रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। करनी तो नहीं पड़ती, क्या ख्याल है? क्योंकि ये जो एओर्टिक और कैरोटिड बॉडीज है ना, ये हर वक्त हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन लेवल्स को चेक कर रहे हैं। अगर इसका लेवल इनको बढ़ा हुआ मिल जाए, इंक्रीज, ये फौरन मेडुला को मैसेज भेजते हैं ब्रेन में। क्यों मेडुला को मैसेज क्यों भेजते हैं? क्योंकि मेडुला में ब्रीदिंग सेंटर है, और मेडुला क्या करता है, ब्रीदिंग को तेज कर देता है। ब्रीदिंग को तेज कर देता है। क्यों तेज कर देता है? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए, ठीक। इसी तरीके से ये सैंपल कर रहे थे, इन्होंने देखा कि इसका लेवल कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है।
ये फिर फ़ौरन किसको मैसेज भेजेंगे? मेडुला को। मेडुला क्या करेगा? ब्रीदिंग को स्लो कर देगा, जैसे आपके सोते में स्लो हो जाती है। तो ये एओर्टिक और कैरोटिड बॉडी मुस्तकिल किससे बात कर रही है? मेडुला में रेस्पिरेटरी सेंटर से, और ये आपकी ब्रीदिंग को तेज़ या स्लो करने का फैसला कर रही हैं। जब ये फुली फंक्शनल होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो आपका जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है, आपका जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है, याद कर लें, आपका नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट के हिसाब से चल रहा होता है। 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट के हिसाब से। ये 12 to 20 मैंने आपकी किताब वाली वैल्यू लिखी है, हालांकि असल वैल्यू 12 to 18 ब्रेथ पर मिनट है, मगर मैंने आपकी वो वैल्यू लिखी है जो आपकी किताब में लिखी है, क्योंकि हमने टेस्ट किताब के मुताबिक देना है, इसलिए। ठीक है बेटा, बात में आ गए आप लोगों को? तो ये तकरीबन मेरे ख्याल है जो काम की चीज़ें थी वो मैंने कवर करवा ली आपसे। अच्छे, इसमें वो लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटीज़ भी लिखे हुए ना। चले मुझे बताएं, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नहीं 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 नहीं, ये होता क्या है भाई? अभी तुम बैठे हुए हो, अभी तुम बैठे हुए हो, सांस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? ले रहे हो। अभी सांस लेने में जितनी एयर तुम इनहेल कर रहे हो वो तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्या होगी? पूरी ताकत लगाओ, पूरी ताकत लगा के सांस खींचो, जितनी एयर तुम अपने लंग्स में ले जाओ, जितनी एयर तुम अपने लंग्स में ले जाओ, वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम ताकत लगा के जितनी एयर आप इनहेल कर सको। ठीक है, फिर आपको पता है आप सिर्फ इनहेल तो नहीं करते ना, एयर एक्सहेल भी करते हो। तो आपने एयर एक्सहेल की निकाल दी, तुम्हें पता है तुम्हारे लंग्स में एक्सपायर करने के बाद भी एयर होती है, तो वो एयर जो लंग्स में एक्सपायर करने के बाद बच जाए, रेजिजुअल वॉल्यूम, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है बेटा, समझ गए बात को? तो ये सारे काम के टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। ये हमारा ब्रीदिंग वाला चैप्टर, गैसेशियम वाला मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट टाइम जब आप और मैं मिलेंगे इंशाल्लाह, तो विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। कोई सवाल? बस वो बंद कर।